मिनहो सोच रहा था कि उसका राज सिर्फ उसके साथ दफन रहेगा, लेकिन शिने ने उसका सबसे बड़ा झूठ पकड़ लिया। ब्लैकमेल, अफेयर, नहीं, ये सब एक धोखा था। जो सच था वो और भी ज्यादा खौफनाक था। सेओन जे की मां होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। झूठ, मैं सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए कह रही थी मिनहो। असली सच ये है कि सीही किसी ब्लैकमेलर को नहीं, तुम्हें बुला रही थी। उसने तुमसे कहा होगा, सच बोल दो मिनहो, सच बोल दो। मगर तुमने क्या किया? तुमने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, सच बोलने का या फिर हमेशा के लिए खो जाने का। फिल्म एक्सप्लेन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें मिनहू नाम का एक व्यवसायी दिखाया जाता है जिसे हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा किया गया है क्योंकि उस पर अपनी प्रेमिका किम की हत्या का आरोप है। जेल से बाहर आते ही मिनहू अपने वकील को फोन करके केस के बारे में बात करता है। वकील को केस लड़ने के लिए सारी जानकारी चाहिए थी। वो मिनहू से पूछती है कि उस दिन होटल में क्या हुआ था, किम की मौत कैसे हुई और तुम पर कैसे आरोप लगा, पुलिस को किसने बुलाया, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। इन सवालों का जवाब देते हुए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि जिस दिन किम की हत्या हुई थी उस दिन मिनहू किम से मिलने एक होटल में गया था। मिनहू ने कहा कि वो और किम बातें कर रहे थे। तभी अचानक मिनहू ने होटल के बाहर पुलिस देखी। मिनहू ने कहा कि मैं डर गया था, मैं बस उस जगह से भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से जा पाता एक आदमी वहां आया। उसने मेरे सिर पर हमला किया जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि किम कमरे में नहीं थी। मैं वॉशरूम में गया और किम की लाश वहां पड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता पुलिस कमरे में आ गई और उन्होंने मुझे कातिल समझकर गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में वकील मिनहू के बारे में कहती है कि तुम 100% सच नहीं बता रहे हो मिनहू। मैंने पुलिस फाइल देखी है और सारी जांच रिपोर्ट भी ले ली है। उस कमरे में किसी तीसरे व्यक्ति का कोई निशान नहीं था। कृपया मुझे सच बताओ, मैं वो सब जानना चाहती हूँ जो तुम छुपा रहे हो। मिनहू काफी देर तक चुप रहता है। फिर वकील उसे एक लड़के की तस्वीर दिखाती है और पूछती है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? ये कुछ दिन पहले गायब हो गया था। मिनहू ने तस्वीर देखी और साफ मना कर दिया कि वो उसे नहीं पहचानता। लेकिन जब वकील ने उससे कहा कि तुम सच बोल रहे हो तो मिनहू इस लड़के की कहानी बताने लगा। कहानी एक और फ्लैशबैक में चली गई और हमें दिखाया गया कि कुछ महीने पहले मिनहू अपनी प्रेमिका किम से मिलने जा रहा था। मिनहू शादीशुदा था और अब उसे पछतावा हो रहा था कि वो इस रिश्ते की वजह से अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। इसलिए वो अपनी प्रेमिका किम से कहता है कि वो जल्द ही ये रिश्ता तोड़ देगा। किम जो उस समय गाड़ी चला रही थी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसका ध्यान गाड़ी चलाने से भटक जाता है। वो सामने से आ रही गाड़ी को भी नहीं देख पाती है। इससे पहले कि इन लोगों का एक्सीडेंट होता किम जल्दी से अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेती है और दोनों गाड़ियों को टकराने से बचा लेती है। ऐसा करने से उसने अपनी गाड़ी तो बचा ली, लेकिन सामने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब किम और मिनहू बाहर आए तो दूसरी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। किम आई और दरवाजा खोलकर देखा। गाड़ी में बैठे लड़के की मौत हो चुकी थी और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसकी तस्वीर के बारे में वकील मिनहू से पूछ रही थी। इस लड़के का नाम हान था। मिनहू बताता है कि मैं उस लड़के की मौत देखकर बहुत डर गया था। मैं पुलिस को बुलाने ही वाला था, लेकिन किम ने मुझे रोक दिया और कहा कि हमें इस सड़क पर किसी ने नहीं देखा है। हम बेवजह पुलिस को बुलाएंगे और इस मामले में फंस जाएंगे और हमारी प्रतिष्ठा भी खराब हो जाएगी। बेहतर होगा कि हम उसकी लाश को कहीं रख दें और चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। इससे पहले कि ये लोग हान की लाश को कहीं रखते, एक पुलिस की गाड़ी वहाँ आ जाती है। पुलिस की गाड़ी देखकर मिनहू फिर से डर गया, लेकिन किम नहीं डरी। जब पुलिस वहाँ आई और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को देखा तो पूछा कि क्या बात है। किम ने बहुत आसानी से झूठ बोला कि कुछ नहीं, बस हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हमने आपस में मामला सुलझा लिया है। यानी उसने पुलिस के सामने ऐसा जताया कि सामने वाली गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो हान की गाड़ी नहीं बल्कि मिनहू की गाड़ी है। उसने पुलिस के सामने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी को भी फोन किया, जिसकी वजह से पुलिस को कोई शक नहीं हुआ और पुलिस वहां से चली गई। जैसे ही पुलिस गई, किम मिनहू से कहती है, तुम हमारा रिश्ता खत्म करना चाहते थे, है ना? आज से हमारा रिश्ता खत्म हुआ। यहाँ जो हुआ वो एक राज है जो हमारे बीच वैसे ही रहेगा जैसे हमारा रिश्ता एक राज था। जाते वक्त तुम हान की गाड़ी यहाँ से ले जाओ। मिनहू हान की गाड़ी लेकर वहां से चला गया, जबकि किम अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से ये गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। सौभाग्य से एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा और उसने किम से पूछा, क्या कोई परेशानी है? तो किम ने उसे बताया कि मेरी गाड़ी का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद से मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही है। वो आदमी किम की मदद करने के लिए उसकी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी में बहुत खराबी थी। वो आदमी किम से कहता है, मेरा घर पास में ही है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। किम उसकी मदद लेने के लिए राजी हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी किम की गाड़ी को टो करके अपने घर ले जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद उस बूढ़े आदमी ने किम की गाड़ी को पूरी तरह से ठीक कर दिया। किम उसे कहती है, तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है, तुम यहाँ से जा सकते हो। किम उस आदमी की बहुत आभारी थी। जाने से पहले उसने वहाँ एक तस्वीर देखी।
और वो चौंक गया। यह हान की तस्वीर थी जिसे उसने एक दुर्घटना में मार दिया था और उसकी लाश ठिकाने लगाने वाला था। अब उसे पछतावा हो रहा था कि जिसे उसने मारा उसके पिता ने उसकी इतनी मदद की और अब वो बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। एक बहुत ही औपचारिक अंकल ने उससे कहा, इतना समय हो गया है, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया है। साथ ही वो अपने बेटे को फोन भी कर रहा था। तभी किम के हाथ में रखे फोन की घंटी बजने लगी जो हान का था। वो डर गई क्योंकि अंकल ने भी फोन की आवाज सुन ली थी। किम ने जल्दी से फोन को सोफे पर रख दिया और अंकल को लगा कि शायद उसका बेटा आज फोन नहीं ले गया और इसलिए किम खुद को संभालते हुए वहां से निकल गई। उस दुर्घटना को भूलने के लिए अब वो अपना ज्यादातर समय अपनी पत्नी, परिवार और व्यवसाय के साथ बिता रहा था, जिसके कारण उसका व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ता है। एक दिन एक पुलिस अधिकारी मिनहू के कार्यालय में उससे मिलने आता है और वो उससे पूछता है कि जिस दिन उसने हाईवे पर यात्रा की थी उस दिन हाईवे पर एक दुर्घटना हुई थी। अगर वो इस दुर्घटना के बारे में कुछ जानता है तो पुलिस को बताए। लेकिन मिनहू ने साफ मना कर दिया कि वो इस दुर्घटना के बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि पुलिस अधिकारी ने उसे अपना कार्ड दिया, अगर तुम्हें उस दुर्घटना के बारे में कुछ याद आए या पता चले तो मुझे जरूर बताना। कुछ दिनों बाद मिनहू को अपनी पत्नी के साथ खाना खाते हुए दिखाया गया। तभी खबर में उसी दुर्घटना की खबर चलने लगी। यहाँ खबर में एक महिला का स्केच भी दिखाया गया है जो किसी और का नहीं बल्कि किम का स्केच था और पुलिस को बताया गया कि किम इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। हानान के पिता ने पुलिस को ये बयान दिया था कि किम उससे दुर्घटना वाली सड़क पर मिली थी और उसके बाद किम का कोई पता नहीं था, इसलिए सारे शक किम पर थे। इसी बीच मिनहू को किम का फोन आया। किम उसे मिलने के लिए एक गुप्त जगह पर बुला रही थी। मिनहू भी बिना देर किए किम से मिलने चला गया, जहां किम का हुलिया पहले से पूरी तरह बदल गया था। किम ने उसे बताया कि मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं और अपना हुलिया बदल लिया है ताकि पुलिस मुझे पहचान न सके। यहाँ किम सिर्फ मिनहू को हान के कार्ड देने आई थी। वो मिनहू से कहती है कि वो उसके कार्ड की डिटेल्स बदल दे ताकि लोग उसे धोखेबाज समझें और पुलिस का ध्यान हम पर से हट जाए। मिनहू किम की बात सुनता है और हान के सभी कार्ड की डिटेल्स बदलने के बाद वो उसके कार्ड जला भी देता है। अब जब पुलिस जांच के दौरान हान के कार्ड के बदले हुए डिटेल्स पाती है तो उन्हें लगता है कि हान एक धोखेबाज था, उसने कुछ गैरकानूनी काम किया था और शायद वो पुलिस से बचने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। पुलिस को लगा कि उसका गायब होना भी उसकी योजना थी। इसी तरह यह मामला बंद हो गया और मिनहू भी बहुत आराम में आ गया। अब जितना हो सके व्यवसाय पर ध्यान देने के कारण मिनहू का व्यवसाय भी दिन ब दिन बढ़ने लगा और बहुत मुनाफा होने लगा। दूसरी ओर हान के पिता ने फिर से पुलिस से हान को ढूंढने का अनुरोध किया। उन्होंने पुलिस को आश्वासन दिया कि हान धोखेबाज नहीं था। उन्होंने उन्हें हान के सभी पुराने दस्तावेज भी दिखाए और कहा कि अगर सबूत हान के खिलाफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हान मुसीबत में है। हान के पिता ने पुलिस से दोबारा जांच करने का अनुरोध किया। उस जंगल को जरूर देखें जहां हान की गाड़ी आखिरी बार देखी गई थी। हान के पिता के अनुरोध के अनुसार पुलिस ने इस मामले को फिर से खोला और जांच शुरू कर दी। यहाँ तक कि रात में भी वे जंगल की तलाश में निकले। पूरी रात जंगल में तलाश करने के बावजूद उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। अगली सुबह जब हान के पिता घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी दरवाजे पर बेहोश पड़ी है। शायद वो हान का रास्ता देखते देखते थक गई थी और बेहोश हो गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया और कमरे में लेटा दिया। अब वो इन सबसे थक चुके थे। अपनी पत्नी की हालत देखकर वो बहुत दुखी थे। दृश्य वर्तमान में वापस आ गए और हमें मिनहू वकील के सामने बैठे हुए दिखाया गया। मिनहू ने वकील को बताया कि जिस दिन किम की हत्या हुई थी मेरे और किम के अलावा हान के पिता भी उस कमरे में मौजूद थे। उसने पहले मुझे बेहोश किया और फिर किम को मार डाला क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था। वकील ने पूछा, तुम्हें उसने इस मामले में क्यों फंसाया? मिनहू ने कहा, क्योंकि मैंने सच नहीं बोला। उसने मुझे नहीं मारा बल्कि उसने मुझे जेल भेज दिया और मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। हान के पिता के साथ हान की माँ भी इस सब में शामिल थी। हान के पिता के कमरे से निकलते ही उसने पुलिस को फोन किया और मुझे गिरफ्तार करवा दिया। ये सब सुनकर वकील उठ खड़ी हुई और मिनहू से कहा, तुम्हारी बताई कहानी पूरी तरह से अलग है। अब मैं तुम्हें असली कहानी बताती हूँ। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन हान का एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी किम की नहीं बल्कि मिनहू खुद चला रहा था। अपनी रिलेशनशिप खत्म करने के लिए उसने जो भी कहानी बनाई थी वो सब झूठ थी। उस दिन वो खुद सड़क पर ध्यान नहीं दे रहा था जिसके कारण हादसा हुआ और हान की मौत हो गई। किम यहाँ ठीक थी। दरअसल किम पुलिस को बुलाना चाहती थी और मिनहू ही वो था जिसने उस दिन किम को पुलिस को बुलाने से रोका था, क्योंकि मिनहू को लगा था कि अगर कोई ऐसा मामला पुलिस के सामने आता है तो वो बड़े बड़े व्यवसायियों में अपना नाम नहीं बना पाएगा। हालांकि किम को उसके नाम की कोई परवाह नहीं थी। मिनहू ने ही किम को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। असल में हान की लाश को छुपाने की ये सारी मिनहू की योजना थी और मिनहू इतना चालाक था कि उसने पूरी योजना को इस तरह से खेला कि वो खुद सारे मामलों से अलग रहा और किम हर जगह फंस गई। हान की मौत से किम खुद बहुत दुखी थी। पुलिस भी किम के पीछे पड़ी थी। किम को अपनी पहचान छुपानी पड़ी और अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल सारी सच्चाई छुपाने के लिए राजी नहीं हुआ।
आखिरकार एक दिन किम ने हान के पिता को फोन किया और उसे सारी सच्चाई बता दी। और जैसे ही मिन्हू को इसके बारे में पता चला, वो बहुत गुस्सा हो गया और इसी गुस्से में उसने वास्तव में किम को मार डाला। अब क्योंकि उसने हान की हत्या के साथ साथ किम को भी मार डाला था, वो इन सब में फंसना नहीं चाहता था। उसने खुद को भी घायल कर लिया और वहाँ बेहोश हो गया। और फिर उसने ये सारा ड्रामा किया कि उसे अपने दोस्त की हत्या के मामले में फंसाया जा रहा है। वकील मिन्हू को बता रही थी और मिन्हू का मुंह खुला का खुला रह गया। वही जानकर हैरान था कि वकील को सारी सच्चाई कैसे पता चली, जबकि मिन्हू ने कभी किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यहाँ वकील उसे बताती है, चिंता मत करो मिस्टर मिन्हू, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे बताओ, तुमने हान और हान की गाड़ी कहाँ छुपाई? मिन्हू के पास कुछ भी छुपाने का कोई चारा नहीं था। उसने अपनी गाड़ी को एक झील में डुबो दिया था। यहाँ मिन्हू एक बहुत ही दर्दनाक कबूलनामा करता है कि जब मैं हान की गाड़ी को झील में फेंकने गया तो हान गाड़ी में जिंदा था। वो मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन मैं जोखिम नहीं ले सकता था। अगर मैंने उसे छोड़ दिया होता तो मुझ पर आरोप लगता, इसीलिए मैंने उसे जिंदा पानी में फेंक दिया और मार डाला। मिन्हू से ये सुनकर वकील भी चौंक जाती है कि हान जिंदा था। वो सोच रही थी कि हान की मौत एक दुर्घटना में हुई थी। वकील सोच रही थी कि मिन्हू कितना क्रूर है कि उसने अपनी मौत के लिए एक लड़के को मार डाला। अब वकील ने उसके सामने एक नक्शा रखा और उसे उस जगह को चिन्हित करने के लिए कहा जहां उसने हान की गाड़ी को धक्का दिया था। मिन्हू ने भी कागज उठाया और उस जगह को चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद वकील ने कागज उठाया और अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपना सामान इकट्ठा करने के बाद उसने मिन्हू से कहा, वो लड़का जिंदा था जब तुमने उसे छुपाया था। ये कहते हुए वो उसका घर छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठ गई। उसकी गाड़ी नहीं चल रही थी। मौसम इतना खराब था कि अगर वो बाहर रहती तो मर जाती। मिन्हू ने उसे कहा कि अगर वो चाहे तो उसके घर पर रह सकती है। इस वकील का हस्ताक्षर असली वाले से मेल नहीं खा रहा था। मिन्हू कंफ्यूज्ड हो गया। कहानी में एक मोड़ था। जो महिला यहाँ आई थी वो वकील नहीं थी, वो हान की माँ थी जो यहाँ उसका कबूलनामा लेने आई थी ताकि उसे पता चल सके कि मिन्हू ने हान और हान की गाड़ी कहाँ छुपाई है। जैसे ही मिन्हू को ये एहसास हुआ, उसने हान की माँ पर हमला कर दिया। इस हाथापाई में दोनों नीचे गिर गए और दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद हान की माँ को होश आया। जैसे ही उसे होश आया, उसने अपनी रक्षा के लिए एक बंदूक उठा ली, लेकिन मिन्हू ने फिर कोशिश की और हान की माँ ने उसे गोली मार दी। उसने पुलिस को भी बुलाया। जब पुलिस यहाँ आई तो उन्हें पता चला कि हान की माँ ने मिन्हू को मारने की कोशिश की। उन्होंने उसे एक हत्यारे के रूप में गिरफ्तार कर लिया। मिन्हू अपनी गाड़ी में बैठा। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा, उसने पुलिस अधिकारियों को पूरी कहानी बताई और मिन्हू का कबूलनामा दिया। उसने पुलिस को वो जगह भी बताई जहां मिन्हू ने हान को मारने की कोशिश की थी। उसे ये जगह मिन्हू से ही मिली थी। उसके बताए अनुसार पुलिस ने फिर से जांच शुरू कर दी। जब उन्होंने उस जगह की तलाशी ली तो उन्हें हान की गाड़ी और हान की लाश मिल गई। इससे साबित हो गया कि मिन्हू ही हत्यारा है। मिन्हू, जो अभी भी जिंदा था, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हान की मां को रिहा कर दिया गया। मिन्हू का करियर बर्बाद हो गया। वो अभी भी सदमे में था कि ये सब दो बूढ़ों की वजह से हुआ जिन्होंने उसके खिलाफ एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने न केवल उसके बेटे का पता लगाया, बल्कि उसे बाकी जीवन के लिए जेल भी भेज दिया। दोनों ने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया। मिन्हू जानता था कि वो बाकी जीवन जेल में सड़ता रहेगा। आखिरकार दोनों अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगे। कहानी यहीं खत्म होती है।